हेलो स्टूडेंट्स, मैं गोविंद कुमार आप सबका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम कक्षा 9 विज्ञान विषय के अध्याय 14 प्राकृतिक संपदा के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसमें पहले हम इसके पाठ के भीतर दिए गए प्रश्नों को और उसके बाद हम इसके अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लासेस आपको पसंद आ रही होगी और तो आपका भी दायित्व बनता ही है कि निश्चित रूप से अपने मित्रों को शेयर करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी प्रत्येक क्लास की जानकारी आपको समय पर मिल सके। तो चलिए हम प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखें, पेज संख्या 217 पर पहला प्रश्न दिया गया है, शुक्र और मंगल ग्रहों के वायुमंडल से हमारा वायुमंडल कैसे भिन्न है। यानी जो शुक्र ग्रह है और जो मंगल ग्रह है, वहाँ पर जो वायुमंडल मौजूद है, वहाँ का वायुमंडल पृथ्वी पर वायुमंडल से कैसे भिन्न है, ये हमें बताना है। तो हमारे वायुमंडल में लगभग सभी प्रकार की गैसें, जैसे उदाहरण के लिए ऑक्सीजन 0.06%, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड आदि उपस्थित है। जबकि शुक्र और मंगल ग्रहों पर वायुमंडल में 95 से 97% तक केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वहाँ पर ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार वहाँ पर जीवन की संभावना क्या है, बहुत ही कम है। आया समझ में? तो हमारे वायुमंडल पर लगभग सभी प्रकार की गैसें कुछ न कुछ मात्रा में जरूर मौजूद है। वही मंगल और शुक्र ग्रह पर अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड ही मौजूद है, बाकी गैसों की मात्रा बहुत ही कम है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल एक कंबल की तरह कैसे कार्य करता है। यानी जिस तरह एक कंबल मानव के शरीर को ढकने का कार्य करता है, उसे सुरक्षा देता है, उसी प्रकार वायुमंडल एक कंबल की तरह कार्य कैसे करता है, ये हमें बताना है। तो वायु ताप या वायु क्या होती है, ताप की कुचालक होती है। ठीक है, जो वायु है वो ताप की कुचालक होती है। अतः दिन के समय वायुमंडल होने के कारण सूर्य से आने वाला तापमान का कुछ भाग पृथ्वी तक आ पाता है और रात के समय ऊष्मा को बाहरी अंतरिक्ष में जाने से क्या करता है, हमारा वायुमंडल रोकता है। इस प्रकार वायुमंडल पृथ्वी के औसत तापमान को दिन और रात से लगभग पूरे वर्ष लगभग नियत बनाए रखता है। ये बोल रहा है कि जो वायु है वो वायु क्या है, ताप की कुचालक है। अतः दिन के समय जो हमारा वायुमंडल है वो वायुमंडल क्या करता है, सूर्य से आने वाले प्रकाश जो कि काफ़ी अधिक मात्रा में आता है उसको रोकने का काम करता है। अगर सूर्य से आने वाला संपूर्ण प्रकाश पृथ्वी पर आ जाएगा तो पृथ्वी का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, और इंसानों या जीव जंतुओं का जीवन क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, पृथ्वी पर रहना संभव नहीं हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये दिन के समय तो सूर्य से आने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है और वही रात के समय यह जो ऊष्मा है, जो ऊष्मा दिन के समय सूर्य के प्रकाश से प्राप्त हुई है, उस ऊष्मा को बाहरी अंतरिक्ष में जाने से रोकता है, ताकि दिन और रात के समय जो तापमान है उस तापमान का एक नियत मान बना रहे और इस प्रकार यह हमारे लिए एक कंबल की भांति कार्य करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वायु प्रवाह के क्या कारण है। यानी जो वायु प्रवाह है, यानी जो वायु बहती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, वो क्यों बहती है, उसका कारण क्या है, वो हमें बताना है। तो देखें, वायु प्रवाह की प्रक्रिया हमारे वायुमंडल में हवा के गर्म होने और जल वाष्प के बनने का परिणाम है। किस किस के, एक तो हवा के गर्म होने के कारण और एक जल वाष्प के बनने का परिणाम है। अब ये क्या होता है समझो। तो जल की अपेक्षा जो स्थल है, यानी जो स्थल मंड है, पृथ्वी का जो स्थल भाग है, वो क्या होता है, जल्दी गर्म होता है और स्थल के ऊपर की वायु तेजी से गर्म होकर ऊपर उठना क्या होती है, शुरू करती है। यानी जब पृथ्वी का ऊपरी सतही वाला भाग, स्थल वाला भाग जब सूर्य के प्रकाश से ऊष्मा पाकर गर्म हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर मौजूद जो वायु है वो वायु क्या होती है, तेजी से गर्म होती है और फिर ऊपर की ओर उठना शुरू होती है। जैसे जैसे यह वायु ऊपर उठती है वहाँ कम दाब का क्षेत्र बन जाता है। यानी जहाँ से वायु ऊपर उठ जाएगी वहाँ का क्षेत्र कैसा हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा, यानी वहाँ पर कम दाब का क्षेत्र बन जाएगा और आसपास की वायु या समुद्र के ऊपर की वायु कम दाब वाले क्षेत्र की ओर प्रवाहित हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि उस आसपास के क्षेत्र में जहाँ पर उच्च वायु दाब का क्षेत्र है, यानी जहाँ पर अभी तापमान कम है, तो वहाँ पर वायु दाब की स्थिति कैसी होगी, उच्च। तो ऐसी स्थिति में
उच्च वायु दाब से पवनें निम्न वायु दाब की ओर बहना शुरू होती है। इस प्रकार एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वायु की गति वायु प्रवाह अथवा पवनों का निर्माण करती है। देखो इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पर देखो, जैसे ये स्थल है, क्या है, पृथ्वी की ऊपरी सतह है, यहाँ पर सूर्य है, यहाँ पर अभी सूर्य की किरणें बहुत ही तेज पड़ रही है सीधी, ठीक है। तो यहाँ का भार क्या होगा, बहुत ही जल्द गर्म हो जाएगा, और गर्म होने के कारण जो यहाँ पर वायु मौजूद है, ठीक है, वो वायु कहाँ होगी, वो वायु ऊपर की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और एक समझ लीजिए यहाँ पर भाग है जो कि समुद्र का भाग है। कैसा भाग है, समुद्री भाग है। अब यहाँ पर अभी इतना तापमान नहीं है, तो यहाँ पर तापमान कैसा है, यहाँ पर तापमान कम है, और यहाँ पर तापमान क्या था, यहाँ पर तापमान ज़्यादा था। तो तापमान ज़्यादा हुआ तो वायु, यहाँ पर जो वायु मौजूद थी वो क्या होगी, ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाएगी, और ऐसी स्थिति में यहाँ पर कौन सी स्थिति बनेगी, कम उच्च दाब की या कम दाब की स्थिति बनेगी। और यहाँ पर तापमान कम है तो कैसी स्थिति होगी, उच्च दाब की स्थिति होगी। तो पवनें हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहना शुरू होती है, ठीक है। तो होगा क्या कि इस उच्च दाब वाले क्षेत्र से पवनें निम्न दाब की ओर बहना शुरू हो जाएगी। आया समझ में। तो इस प्रकार जो वायु या पवन के बनने का कारण है वो क्या है, तापमान में वृद्धि या कमी और उच्च दाब की स्थिति, उच्च दाब और निम्न दाब की स्थिति। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे निम्न दाब की स्थिति होगी, और जैसे जैसे तापमान कम होगा वैसे वैसे उच्च दाब की स्थिति बनेगी। और आप हमेशा याद रखेंगे कि पवनें हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न देखें, बादलों का निर्माण कैसे होता है। यह आपने कई बार पढ़ा होगा, लगभग 5वीं 6वीं से आप पढ़ते आ रहे होंगे कि बादलों का निर्माण कैसे होता है। तो देखें, दिन के समय जब जलीय भाग क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, तब बहुत बड़ी मात्रा में क्या बनती है, जल वाष्प बन जाती है, और यह जल वाष्प वायु में प्रवाहित हो जाती है, यानी ऊपर की ओर बढ़ना शुरू हो जाती है वायु के साथ। जल वाष्प की कुछ निश्चित मात्रा विभिन्न जैविक क्रियाओं के कारण वायुमंडल में चली जाती है, ठीक है। यह वायु भी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, और अपने साथ जल वाष्प को लेकर ऊपर की ओर उठ जाती है। जैसे ही वायु ऊपर की ओर जाती है वह फैलती है और धीरे धीरे क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। ठंडा होने के कारण हवा में उपस्थित जल वाष्प छोटी छोटी जल की बूंदों के रूप में संघनित हो जाती है, और यह संघनन ही बाद में बादल का निर्माण करते हैं। चलिए इस बात को हम चित्र के जरिए समझते हैं, बिल्कुल सरल भाषा में। यह आपके सामने एक चित्र दिया हुआ है, ये कौन सा भाग है, यह समुद्री भाग है, ठीक है। अब अभी सूर्य इसके ऊपर सीधे चमक रहा है, तो यहाँ पर तापमान में क्या होगी, वृद्धि होगी, तापमान में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो जो यहाँ पर मौजूद जल है वो जल वाष्प के रूप में क्या होगा, ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। क्या होगा, जब जल ज़्यादा गर्म होगा तो वो वाष्प बन के क्या होगा, ऊपर उठेगा, और वाष्प बन के ऊपर उठ के ये वायु के साथ मिलकर तेजी से क्या होगा, ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाएगा। पर जैसे जैसे वायु ऊपर की ओर उठेगी तो वायु कैसे हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। और जब वायु ठंडी हो जाएगी तो उसमें मौजूद जो जल वाष्प है, ठीक है, वो जल वाष्प किसका रूप ले लेगा, जल की बूंदों का रूप ले लेगा। किसका ले लेगा, जल की बूंदों का रूप ले लेगा। और जब यही जल की बूंदों वाला भाग और ठंडा हो जाएगा तो धीरे धीरे किसमें बदल जाएगा, बादल के रूप में बदल जाएगा, ठीक है। और जब बादल किसी ठंडे स्थान के ऊपर से होकर प्रवाहित होने लगेंगे तो वहां पर उस बादलों के अंदर जो मौजूद जल है वो क्या होगा, वो पुनः जल की बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और वर्षा के रूप में फिर से धरती पर आना शुरू हो जाएगा। आया समझ में। इस प्रकार ये प्रक्रिया चलती रहती है। अगला प्रश्न देखें, मनुष्य के 3 क्रियाकलापों का उल्लेख करें जो वायु प्रदूषण में सहायक है। यानी कि वायु प्रदूषण के लिए मनुष्य के 3 कौन कौन से क्रियाकलाप जिम्मेदार है उनको हमें बताना है। तो पहला, वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का अधिक से अधिक उपयोग करना, पहला कारण। दूसरा, कारखानों में कोयले का बहुत ही अत्यधिक उपयोग करना, दूसरा कारण। तीसरा है विभिन्न उद्योगों में हानिकारक रसायनों का प्रयोग करना। इन 3 प्रमुख कारणों से आज वायु प्रदूषण हद से ज़्यादा बढ़ गया है। अगला प्रश्न देखें, जीवों को जल की आवश्यकता क्यों होती है। ये आप सब जानते होंगे। तो सभी जीवों में कोशिकीय क्रियाएं, यानी कोशिकाओं के अंदर जो भी क्रियाएं होती है वो सारी क्रियाएं जल के माध्यम से ही होती है।
और अधिकतर पदार्थों का जो संवहन है एक भाग से दूसरे भाग तक परिवहन की जो प्रक्रिया है वो किस अवस्था में होती है, वो द्रवीय अवस्था में होती है। अतः प्राणियों के लिए जल क्या है, जल अति आवश्यक है। हम कहें कि मानव के भीतर जितनी भी शारीरिक क्रिया हो रही है, ठीक है, चाहे वो पाचन की क्रिया हो, चाहे वो उपापचयी क्रिया हो, ठीक है, भोजन के निष्कासन की क्रिया हो, उत्सर्जन की क्रिया हो, उन सभी क्रियाओं में जल का एक विशेष योगदान है। आया समझ में? अगला प्रश्न देखें, जिस गांव, शहर या नगर में आप रहते हैं वहां पर उपलब्ध शुद्ध जल का प्रमुख स्रोत क्या है? आप जहां पर रह रहे हैं वहां पर आपको शुद्ध जल कहां से प्राप्त होता है वो हमें बताना है। तो यदि हम शहरों में रहते हैं तो जल आपूर्ति नगर निगम द्वारा पूरी की जाती है, जो किसी नदी का जल स्वच्छ करके पाइपों द्वारा घर घर पहुंचाते हैं। गांवों में तालाब, कुएं, नदियां आदि क्या है, पानी के मुख्य स्रोत हैं। अगला प्रश्न है, क्या आप किसी क्रियाकलाप के बारे में जानते हैं जो इस जल के स्रोत को प्रदूषित कर रहा है? यानी जल स्रोतों को प्रदूषित करने वाले कौन कौन से कारक है वो हमें कुछ बताने हैं। तो पहला क्या है, कृषि में उत्पादन को बढ़ाने हेतु जिस उर्वरक का उपयोग किया जा रहा है, जिन उर्वरकों का उपयोग किया जा रहा है जो कि केमिकल युक्त है, वो केमिकल युक्त उर्वरक वर्षा के साथ बहकर, यानी जब खेतों में सिंचाई होती है या बारिश होती है तो खेतों की मृदा से वो उर्वरक क्या होते हैं, जल के साथ बहकर नदियों तालाबों तक पहुंच जाते हैं, जिसके कारण जल क्या होता है, काफ़ी प्रदूषित होता है। साथ ही फसल को कीड़ों से बचाने के लिए जिन कीटनाशकों अथवा पीड़ानाशकों का उपयोग किया जाता है वो कुओं और नदियों के जल को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। दूसरा, उद्योगों से निकलने वाला जो विषैला या जहरीला पानी है वो नदियों और झीलों में डालने से क्या होता है, प्रदूषण बढ़ता है। ठीक इसी तरह शहर से निकला गंदा पानी भी नदियों में छोड़ने पर उसे क्या करता है, प्रदूषित करता है। तो ऐसे बहुत से कारण हैं जो जल स्रोतों को क्या कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं। अगला है, मृदा का निर्माण किस प्रकार होता है? हमें बताना है कि जो मृदा अथवा मिट्टी होती है उसका निर्माण किस प्रकार होता है। तो सूर्य, जल, वायु और जीव मृदा निर्माण प्रक्रिया में विभिन्न भूमिका निभाते हैं। कौन कौन? सूर्य, जल, वायु और जीव। ये कैसे मृदा निर्माण में भूमिका निभाते हैं उस बात को समझो। तो सूर्य पत्थरों को दिन में क्या कर लेता है, गर्म कर देता है, जिससे वे फैलते हैं और रात के समय ठंडे होकर क्या होते हैं, सिकुड़ते हैं। ये फैलना और सिकुड़ना समान रूप से नहीं होता, जिसके कारण पत्थरों में क्या पड़ जाती है, दरारें पड़ जाती है और ये बड़े पत्थर टूटकर धीरे धीरे कैसे हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। कई बार पत्थरों की दरारों में जल भर जाता है और ठंडा होने पर यह जल दरारों को और क्या कर लेता है, चौड़ा कर लेता है, क्योंकि जल क्या हो जाएगा, उसमें जमने लगेगा बर्फ के रूप में, तो वो दरारों को क्या करेगा, और ज़्यादा चौड़ा कर देगा। जब बहता हुआ जल इन छोटे बड़े पत्थरों को अपने साथ बहा ले जाते हैं तो ये आपस में टकरा कर छोटे छोटे कणों में क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा वर्षा के समय नदियों में, नदियों का जो सबसे ऊपरी भाग है वहाँ पर सबसे बड़े बड़े पत्थर होते हैं, वो धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते उनका जो आकार है वो क्या हो जाता है, छोटा होता जाता है। पत्थरों का क्या होता है, अपर्दन होता है। पहले जहाँ पर नदी बिल्कुल स्टार्ट हो रही है वहाँ पर बड़े बड़े पत्थर होंगे, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ोगे पत्थरों का आकार छोटा छोटा होता जाएगा, क्योंकि जल के साथ जैसे जैसे वो बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपस में टक्कर के परिणाम स्वरूप उनका आकार क्या होगा, छोटा होता जाएगा। और जैसे जिससे धीरे धीरे किसका निर्माण होता है, मृदा का निर्माण होता है। बहता हुआ जल तथा तेज हवा इस मृदा को मैदानों में क्या कर देते हैं, बिछा देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार सूर्य, जल, वायु और जीव ये सभी मृदा निर्माण की प्रक्रिया में भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन क्या है? इसके बारे में आप सब जानते ही होंगे। तो मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत का वायु, जल आदि द्वारा बहाकर अपने साथ दूसरे स्थान पर ले जाना मृदा अपरदन कहलाता है। यानी मृदा की ऊपरी परत का नष्ट होना क्या कहलाता है, मृदा अपरदन कहलाता है। इसके मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण है वनों की कटाई, एक ही जमीन पर बार बार खेती करना, पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई। ये कुछ मुख्य कारण है जो मृदा अपरदन को बढ़ावा देते हैं। अगला प्रश्न है, अपरदन को रोकने और कम करने के कौन कौन से तरीके हैं? तो अभी हमने पढ़े थे अपरदन को रोकने और कम करने के निम्नलिखित तरीके हैं। पहला है नदियों पर बांध बनाना। तो नदियों पर बांध बनाने चाहिए ताकि वर्षा के दिनों में जब नदियाँ पूरी तरह अपने उफान पर होती है तो बहुत सी उपजाऊ मिट्टी भी पानी के साथ बह जाती है, और जब नदियों पर बांध बनाए जाएंगे तो उस जल का बहाव क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो ऐसी स्थिति में वो मिट्टी उस बांध के अंदर क्या हो जाएगी, जमा हो जाएगी और ज़्यादा मृदा का अपरदन नहीं हो पाएगा।
दूसरा है पशुचारण पर रोक। तो अत्यधिक पशुचारण से खेतों में घास और वनस्पतियां क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तथा जानवरों के खुरों से मिट्टी बार बार टूटती रहती है, जिसके कारण वर्षा का जल खेतों से मिट्टी को बहा ले जाता है। घास तथा वनस्पतियां की जड़ें मिट्टी को पकड़कर रखती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पशुचारण ना होना चाहिए, उस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि छोटे जो पेड़ पौधे वगैरह होते हैं उनको पशु खा जाते हैं, और पशुओं के बार बार किसी एक जगह पर भ्रमण से वहाँ पर छोटे छोटे पनपने वाले जो पेड़ पौधे हैं वो भी क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। साथ ही जो मृदा की ऊपरी परत है वो भी धीरे धीरे टूटती रहती है, जिसके कारण वो ऊपर वाली मृदा वर्षा और तेज हवा के साथ बहकर चली जाती है। अगला है वृक्षारोपण। तो पौधों की जड़ें मृदा को बांधे रखती है, जिससे जल तथा हवा उसे बहा नहीं सकती। इसीलिए मृदा अपरदन की समस्या अधिक हो, वहाँ पर अधिक से अधिक क्या करना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए। अगला कारण है चक्रण में कृषि, यानी कि एक ही फसल को बार बार उगाने से मृदा के पोषक तत्व क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। अतः हमें फसलों को बदल बदल कर बोना चाहिए, ताकि मृदा की उर्वरता भी बनी रहेगी और वो मृदा है वो मृदा नष्ट भी नहीं होगी, यानी उसका अपरदन भी नहीं होगा। तो ये इस प्रकार कुछ कारण हैं जिनका उपयोग से हम क्या कर सकते हैं, मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। अगला प्रश्न है जल चक्र के क्रम में जल की कौन कौन सी अवस्थाएं पाई जाती है। तो आप सब जानते होंगे कि जल तीनों अवस्था में पाई जाता है। द्रव अवस्था में वो जल के रूप में, गैस अवस्था में जल वाष्प या भाप के रूप में, और ठोस अवस्था में बर्फ के रूप में। अगला प्रश्न है जैविक रूप से महत्वपूर्ण दो यौगिकों के नाम दीजिए जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों पाए जाते हैं। तो वो दो यौगिक कौन कौन से हैं, एक है प्रोटीन और एक है न्यूक्लिक अम्ल, जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों ही जैविक कारक पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है मनुष्य के किन्हीं 3 गतिविधियों को पहचाने जिनसे वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। तो इसका हमने पहले भी आंसर देखा था। तो वो कौन कौन से कारण हैं कि जीवाश्म ईंधनों का ज़्यादा से ज़्यादा उद्योगों में उपयोग करना, दूसरा जंगलों में आग लगना, और तीसरा वाहनों में पेट्रोल और डीजल का प्रयोग करना। ये 3 प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हद से बढ़ रही है। अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। तो कुछ गैसें जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि पृथ्वी से ऊष्मा को पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर जाने से रोकती है, जिससे वातावरण का औसत तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इस प्रकार के प्रभाव को ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ही आज वैश्विक उष्मीकरण यानी ग्लोबल वार्मिंग की समस्या या स्थिति उत्पन्न हो रही है, क्योंकि पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगला प्रश्न है वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के 2 रूप कौन कौन से हैं। तो आप सब जानते होंगे ऑक्सीजन 2 रूप में पाई जाती है, एक ऑक्सीजन गैस के रूप में और एक ओजोन गैस के रूप में। ठीक है, तो ऑक्सीजन का मतलब O2 और ओजोन का मतलब O3। आगे हम देख रहे हैं इसके अभ्यास के प्रश्न। जीवन के लिए वायुमंडल क्यों आवश्यक है। तो वायुमंडल पृथ्वी को कंबल के समान ढके हुए हैं, और जीवन के लिए वायुमंडल निम्नलिखित कारणों से आवश्यक है। पहला कारण क्या है, यह औसत तापमान दिन और रात के समय लगभग नियत रखता है, यानी ये पृथ्वी के वायुमंडल का जो तापमान है उसको एक स्थिर बनाए रखने में मदद करता है। दूसरा, पर्यावरण का तापमान अचानक बढ़ने से क्या करता है, ये रोकता है, यानी ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है उसको तेजी से बढ़ने में ये काफ़ी हद तक रोक रहा है। अगर वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी का तापमान इतना बढ़ जाता कि यहाँ पर जीव जंतुओं और मानव का रहना क्या हो जाता, दूभर हो जाता। अगला है रात के समय ये ऊष्मा को बाहरी अंतरिक्ष में जाने की दर को भी क्या करता है, कम करता है। अगला है जीवन के लिए जल क्यों अनिवार्य है। तो जीवन के लिए जल का महत्व क्या है। सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं और कोशिकीय प्रक्रियाएं जलीय माध्यम से ही होती है। हम सब जानते हैं कि सजीवों के शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, कोशिका है। और जो कोशिकीय क्रियाएं जितनी भी मानव शरीर में या जंतु या पेड़ पौधों में होती है वो सारी जलीय माध्यम में ही होती है। इस वजह से जल क्या है, सभी के लिए जरूरी है। और दूसरा कारण क्या है कि जल शरीर में पदार्थों के संवहन का कार्य करता है, यानी जो जल है उसी जल के माध्यम से मानव हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे जीव जंतु हो, उनके शरीर में विभिन्न पदार्थों का या पोषक तत्वों का जो परिवहन होता है वो परिवहन जल के माध्यम से ही होता है।
अगला प्रश्न है, जीवित प्राणी मृदा पर कैसे निर्भर है? क्या जल में रहने वाले जीव संपदा के रूप में मृदा से पूरी तरह स्वतंत्र है? हमें बताना है कि जीवित प्राणी मृदा पर कैसे निर्भर है और जो जीव जल के अंदर रहते हैं क्या वो मृदा से पूरी तरह स्वतंत्र है, क्या वो मृदा पर निर्भर नहीं करते, ये हमें बताना है। तो सभी जीवित प्राणी भोजन अथवा ऊर्जा के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हरे पौधों पर निर्भर करते हैं। सभी हरे पौधे मृदा में ही उगते हैं और मृदा से ही पोषक तत्व ग्रहण करते हैं। इस प्रकार जीवित प्राणी मृदा पर परोक्ष रूप से क्या है, निर्भर है। ठीक है, यानी प्रकृति में जितने भी जीव जंतु हैं वो सारे कहीं न कहीं पेड़ पौधों पर आश्रित है और पेड़ पौधे प्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर है, मृदा पर निर्भर है। अतः जितने भी जीवित प्राणी है वो परोक्ष रूप से मृदा पर ही निर्भर है। जल में रहने वाले जीव भी या तो प्रत्यक्ष रूप से जैसे शाकाहारी या परोक्ष रूप से जो मांसाहारी है वो मृदा पर निर्भर करते हैं। या तो वो प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है या फिर वो परोक्ष रूप से निर्भर है, लेकिन किसी न किसी रूप में वो सदैव मृदा पर निर्भर करते हैं। अतः वो मृदा से पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है। अगला प्रश्न है, आपने टेलीविजन पर और समाचार पत्र में मौसम संबंधी रिपोर्ट को देखा होगा। क्या आप सोचते हैं कि हम मौसम के पूर्वानुमान में सक्षम है? तो पवन की चाल व दिशा तथा आर्द्रता, किस किस की? पवन की चाल और उसकी दिशा तथा आर्द्रता आदि का अध्ययन करके मौसम का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। इसके आधार पर कम व अधिक वायुदाब वाले क्षेत्र, कम या अधिक वर्षा वाले क्षेत्र आदि का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, तो हम कहेंगे निश्चित रूप से मौसम का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। किस आधार पर? वायु की चाल और दिशा तथा आर्द्रता के आधार पर। अगला प्रश्न है, हम जानते हैं कि बहुत सी मानवीय गतिविधियां जैसे वायु, जल एवं मृदा के प्रदूषण स्तर को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। क्या आप सोचते हैं कि इन गतिविधियों को कुछ विशेष क्षेत्रों में सीमित कर देने से प्रदूषण के स्तर को घटाने में सहायता मिलेगी? ये बोल रहा है कि जो बहुत सारी मानवीय गतिविधियां हैं जो प्रदूषण को बढ़ावा दे रही है, क्या इन मानवीय गतिविधियों को हम एक विशेष क्षेत्र में रोक दें तो क्या प्रदूषण का स्तर घटेगा अथवा नहीं घटेगा, इसके बारे में हमें बताना है। तो मानव की बहुत सी क्रियाएं प्रदूषण को बढ़ाती है और इन क्रियाकलापों को केवल कुछ क्षेत्रों में सीमित कर देने से प्रदूषण के स्तर को घटाने में कोई विशेष सहायता नहीं मिलेगी। यानी अगर हम एक विशेष क्षेत्र में इन क्रियाकलापों को कम कर दे तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं होगा कि प्रदूषण क्या हो जाए, बिल्कुल सीमित हो जाए, क्योंकि वायु, जल तथा मिट्टी आपस में एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। इसे एक जगह सीमित करके नहीं रखा जा सकता। ठीक है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर आदि की मात्रा बढ़ने से वायु क्या होती है, प्रदूषित होती है। जल का प्रदूषण जल में विषैले पदार्थों के मिलने से होता है। वायु तथा जल एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहते हैं और प्रदूषण फैलता रहता है। इसी प्रकार भूमि प्रदूषण से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम होती है तथा यह प्रदूषित मिट्टी अन्य स्थानों पर हवा या पानी द्वारा पहुंचकर वहां की मिट्टी को भी प्रदूषित करती है। तो इस प्रकार हम केवल एक क्षेत्र में मानवीय गतिविधियों को कम करके प्रदूषण को सीमित अथवा रोक नहीं सकते। इसके लिए हमें व्यापक स्तर पर मानवीय गतिविधियों को कम करना होगा और व्यापक स्तर पर इन्हें कम करने के प्रयास करने होंगे, तभी जाकर हम प्रदूषण के स्तर को कम कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, जंगल वायु, मृदा तथा जलीय स्रोत की गुणवत्ता को कैसे प्रभावित करते हैं? यानी जो जंगल है वो वायु, मृदा और जलीय स्रोत इन तीनों की गुणवत्ता को कैसे प्रभावित करते हैं वो हमें बताना है। तो ये निम्नलिखित तरीके से प्रभावित करता है। पहला है, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन को वायुमंडल में छोड़ते हैं। इस प्रकार जो जंगल है वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के संतुलन को बनाए रखते हैं। दूसरा काम क्या करता है जंगल? जंगल के पौधों की जड़ें मिट्टी के कणों को जकड़ कर रखती है, जिससे जल तथा वायु मिट्टी का कटाव नहीं कर पाते और मिट्टी के पोषक तत्व बने रहते हैं। इस प्रकार जो जंगल है वो मृदा अपरदन को भी कम करते हैं। तीसरा काम क्या करते हैं? जंगल वर्षा के जल को भूमि के अंदर पहुंचाने में मदद करते हैं तथा जल स्रोतों को बनाए रखते हैं। इस प्रकार जंगल जल चक्र के लिए भी क्या है, अति आवश्यक है। तो इस प्रकार हमने आपके पाठगत और अभ्यास
सभी प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। साथ ही आप लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।